और सुनाना दिन प्रोग्राम आज की बात के साथ में हो इम्तियाज मीर। मैशियत आज पूरी दुनिया के अंदर अगर वॉर है तो वो मैशियत की वॉर है, इकोनॉमी वॉर है। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ एक बड़ी, आपको पता है कि एक जंग है। पहले हम सुनते थे कोल्ड वॉर, और आज भी अगर देखें तो वॉरफेयर तब्दील हो गई है दुनिया के अंदर। एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान एक तरफ है, दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप। और अमेरिका एक बड़ी ताकत है, मुआशी, सियासी और मिलिट्रीली बड़ी ताकत है, इससे कोई इनकार नहीं है। आज भी दुनिया के अंदर उनकी एक बड़ी प्रेजेंस है। वहां अगर सियासी तब्दीली आती है उसका भी पूरी दुनिया के ऊपर उसका इंपैक्ट होता है, और अगर कोई डिसीजन मेकिंग होती है उसका भी बड़ा इंपैक्ट होता है। आज के दौर में इश्यूज की सियासत है। पॉलिटिशियंस जिस तरह अमेरिका की, इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका ऐसे प्रेसिडेंट आए हैं जो चेंज हैं, बड़े बड़े मुख्तलिफ हैं। उनकी पॉलिसी, उनकी सियासत, उनके डिसीजंस बहुत ही मुख्तलिफ हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनकी पॉलिसी है, और उनका जो अप्रोच है, जो स्टांस है, वो बड़ा मुख्तलिफ है। आज की शख्सियत, वैसे तो बहुत ही लोग हैं अमेरिका के अंदर, मैं हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं कि ऐसी शख्सियतें बहुत ही कम हैं जो पाकिस्तान से वहां हैं। वो एक ही हैं, न सिर्फ सपोर्ट करना लोगों को, न सिर्फ वेलकम करना, न सिर्फ अपने मुल्क का दर्द रखना। वो शख्सियतें मोहतरम जनाब और डॉक्टर खलील मेमन साहब, सियासी समाजी शख्सियत हैं। पाकिस्तान और अमेरिका, उनका आना, यहां भी लोगों की खिदमत करना, इससे कोई इनकार नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली आ रही है। अमेरिका, आपको पता है, एक बड़ी एक ताकत है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली बड़ी, पॉलिटिकली बड़ी ताकत है। उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर पड़ता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है वो बड़ी पावरफुल ताकत है, और जिस तरीके से अमेरिका दुनिया को देखता है, उसकी गहरी नज़र है दुनिया की हर पॉलिटिकल, हर जियो पॉलिटिकल सिस्टम पे, इकोनॉमिक पे, और हर जगह पे उसकी एक बहुत गहरी नज़र रखती है। अमेरिका में देखो ना, प्रेसिडेंट और थिंक टैंक्स काम करते हैं। थिंक टैंक्स जो है वो सारी पॉलिसीज़ और चीज़ें बनाता है, प्रेसिडेंट उसको एग्जीक्यूट करता है। अमेरिका का सिस्टम जो है ना, बड़ा एक ओपन सिस्टम है, क्लीन सिस्टम है, और डाउन द अर्थ सिस्टम है। स्पेशली ट्रम्प साहब जो हैं हमारे प्रेसिडेंट अमेरिका के, उसने जो आजकल लोगों को एक नारा दिया ना, फर्स्ट अमेरिका, कि आप लीगली मेहनत करें, काम करें, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी इज्जत है, आपकी जगह है। अगर आप इलीगल हैं, काम नहीं करेंगे, इलीगली अपने आप को वहाँ पे रखेंगे, तो अमेरिका आपके लिए में कोई जगह नहीं है। तो इस बेहतर है कि लोग हमारे जो भी अमेरिका आए, लीगली तौर पे आए, अपने आप को प्रूव करें, और प्रूव किया हुआ है। और जिस तरीके से इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी में हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन का जो कंट्रीब्यूशन है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर आप आज भी देखें तो सक्सेसफुल डॉक्टर्स, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल एवरी फील्ड में हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, जो माइग्रेट होके वहाँ गए हुए, उन्होंने अपना एक नाम पैदा किया है जिस तरीके से। और अमेरिका जो है ना, सियासी तौर पे और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दुनिया के हर खित्ते में अपना एक सिक्का जमा रहा है। डॉक्टर साहब, उसी के साथ आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद एक अमेरिका के अंदर एक बड़ी तब्दीली, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि फर्स्ट अमेरिका, और फर्स्ट वाली पॉलिसी जो उनकी थी एक बड़ी वही थी, और पूरी दुनिया के अंदर वो जंग भी नहीं चाहता। आपको पता है, जहां जहां जंगें हैं उन्होंने कोशिश की है कि वहां जंगें ना हो। क्या कहेंगे? देखो, बेसिकली देखो ना, अगर आप मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री देखेंगे तो ही इज़ अ बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन इज ऑलवेज अ बिजनेसमैन। उसको आ गया, प्रेसिडेंट हो गया, अब उस जिस तरीके से उसकी अप्रोच है कि वो इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उसका इकोनॉमी पे है, ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, जंग किसी के भी हक में नहीं होती, जंग किसी को भी फ़ायदा नहीं देती। जंग नुकसान देती है, इकोनॉमिकल नुकसान देती है, ह्यूमन नुकसान देती है, और डैमेजेस जो कंट्रीज़ की जो
डैमेजेस होती है ना, वो जंग से लोग पता नहीं कितने साल पीछे चले जाते हैं। जंग कोई अच्छा सगुन नहीं है, जंग जो है ना वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पीस इज़ द ओनली वे टू बी गो। इसलिए जनाब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो एजेंडा है कि पूरी दुनिया में पीस हो, हारमोनी हो, हर एक बंदा अपने आपस में, हर कंट्री आपस में भाईचारे के साथ है, और इसी हिसाब से वो उसी एजेंडा को लेके आगे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिका की सोसाइटी को भी आप अच्छी तरह, क्योंकि सारी जिंदगी, बच्चे, वाइफ, सब कुछ, आपकी नेशनलिटी वहां की है, पाकिस्तान सोसाइटी में आप पैदा हुए, पले बड़े, किस तरह आप कंपेयर करेंगे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सोसाइटी, नॉर्म्स, वैल्यूज, लिबरल सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, टॉलरेंस, हमारी सोसाइटी के अंदर को किस तरह देखते हैं? यार देखो, बात दरअसल ये है इम्तियाज भाई कि अमेरिका में जो एक्सेप्टेंस है ना वो किसी में भी नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका एक्सेप्ट करता है लोगों को, आप देखो ना, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और दूसरी है कि वो इमिग्रेंट की लैंड है। अमेरिका जो आज अमेरिका है उसको को अमेरिकन के नेटिव अमेरिकन ने नहीं बनाया, सही, इस इमिग्रेंट का कंट्रीब्यूशन है जिसने अमेरिका को आज अमेरिका ग्रेट पावर बना दिया है। तो इसलिए अगर आप अमेरिका में देखें, टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है। अब मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सिंध का सक्खर शहर का एक स्मॉल सक्खर शहर से पैदा हुआ, निकला, अमेरिका में गया, मैंने वहाँ मेहनत की, अमेरिकन वाइफ, मैंने अमेरिकन नेशनल जो है सिटीज़न अमेरिकन जो है उससे शादी की, उससे बच्चे, उसकी फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया, मुझे एक्सेप्ट किया। एज अ डिफरेंट कल्चर का बंदा था, डिफरेंट रिलीजन थे, लेकिन द वे दे एक्सेप्टेड मी, द वे दे अडॉप्ट मी, इट्स लुक लाइक आई एम द पार्ट ऑफ देयर। तो इसलिए जो है ना, अमेरिका ने ज़िंदगी में सब लोगों को इस तरीके से एक्सेप्ट किया है कि ये, और वही उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। आज अमेरिका को जो ग्रेड बनाया, लोगों ने ग्रेड बनाया और लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया। हमें भी यहाँ देखना चाहिए, हमें भी एक्सेप्टेंस करनी चाहिए, हमें भी यहाँ पे पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। पाकिस्तान में जितनी दूसरा जो है ना अपना सियाहत इज़ अ टूल कि आप मुल्कों को आपस में सियाहत के ही, वो आपके एम्बेसडर होते हैं। आपके पास लोग आएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, जाके आपके पाकिस्तान के लिए बताएंगे कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में कितना टॉलरेंस है, पाकिस्तान में कितनी एक्सेप्टेंस है, पाकिस्तान माला माल है। मेहमान नवाजी में देखिए आप पाकिस्तान। सर, रिट ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा है, आपको पता है। जजा सजा है, कानून वहां इंप्लीमेंट मैंने देखा है खुद भी। मैं आपके साथ भी एक बड़ा फैमिली एक रिलेशन है, हमेशा है और हमेशा इंशाल्लाह रहेगा। हमारी सोसाइटी के अंदर जो वाकयात रिसेंटली जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ, आपको पता है, इस वाक़े ने तो आपको पता है पूरी इंसानियत को जिस तरह निचोड़ के रख दिया, क्या कहेंगे? सर ये बहुत ही अफसोस की बात है। यही है ना, अमेरिका या पाकिस्तान में जब तक रूल ऑफ लॉ को आप ओबे नहीं करेंगे ना, फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी तरक्की नहीं होगी। यहाँ अमेरिका में लोगों को इंसानियत की एक कदर है, ह्यूमैनिटी का एक कदर है, इंसान का कदर है। यहाँ पाकिस्तान में वो इंसानियत नहीं। आप देख रहे बलूचिस्तान वाला वाक़या, एक नहती लड़की को बैठ के, सारा जरगा बैठ के उसको सजा देता है और उसके बाद उसको खड़ा करके मारा जाता है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया जाता है, इट्स अ मर्डर। और लोग उसके ऊपर वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगाते हैं, और कानून जो है यहाँ पे बिल्कुल खामोश है, कुछ एक्शन नहीं करता, कुछ वो नहीं करता, न कोई सज़ा है न जजा। हम अमेरिका में ना, रात को हम अगर गाड़ी चलाते हैं, अगर ट्रैफिक लाइट आ जाती है, बंद हो जाती है, तो रात को 2 बजे चाहे पुलिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गाड़ी रोकेंगे, ट्रैफिक लाइट जब ग्रीन सिग्नल होगा फिर गाड़ी चलाएं। यहाँ आप देखें ना आपको ना ट्रैफिक का कंट्रोल है, ना कोई किसी को वो है, हर एक अपनी दुनिया में अपना 2 चीज़ों का बना के और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। वहाँ ऐसे नहीं है, डाउन द अर्थ पीपुल है। लोगों के पास आप जाएंगे, आपको इतनी रेस्पेक्ट देंगे, इतने। देखो एक और बात बता दूँ कि अगर आप गाड़ी में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, हर बंदा आपको बोलेगा हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, मुस्कुरा के बोलेगा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखो
यहाँ माँ सिर्फ दुआ देती है, घर से आप निकलते हैं आपको माँ दुआ देती है, बेटा अल्लाह करे आपका दिन अच्छा गुजरे, आप खैरियत से जाएं, खैरियत से वापस आए। वहां आपको हर बंदा जो भी आपको से मिलेगा मुस्कुरा बोला हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्यूटीफुल नाइट, हैव अ ब्यूटीफुल। तो देखो फर्क, देखो ना इंसानियत का, देखो वहाँ पे कल्चर का, देखो वहाँ के सिस्टम का, देखो किस तरीके से लोगों को वो ग्रीट करते हैं, किस तरीके से लोगों को अडॉप्ट करते हैं, किस तरीके से लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। डॉक्टर साहब आपने सही कहा कि रंग, नस्ल, ज़बान, मजहब को देखकर वहां ट्रीट नहीं करते, इंसानियत को देखकर ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आता हूं। डॉक्टर साहब ये तो हम सियासी ये चीजें सब हम डिस्कस करते हैं, आप कंटिन्यू पाकिस्तान आ रहे हैं, कंटिन्यू वहां देख रहे हैं, डेवलपमेंट, दुनिया डेवलप होती जा रही है, इससे इनकार नहीं है। आप किसी दौर में एक न्यूज़पेपर देखे, उसके पास टीवी था, अब सोशल मीडिया है। इसी तरह आपको पता है इंफॉर्मेशन एज है, और उसी के साथ आपको पता है कंपटीशन भी है, एजुकेशन का कंपटीशन है। आप डॉक्टर भी हैं, मेडिकल हेल्थ के अंदर भी एक बड़ी तब्दीली आई है दुनिया के अंदर, उसके ऊपर भी आऊँगा। आपका प्रोफेशन है क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी इसको दिया। ब्रेक का टाइम, अब ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बिरादरीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मरकजी क़यादतें जीडीए की सेक्रेटरी जनरल हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर समदर अवाई साहब। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत मेहरबानी जी। स्पेशली यूएसए से कराची आए हुए हैं, तो हमारे शो में भी हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर खलील मेमन साहब, सियासी समाजी शख्सियत, मारूफ शख्सियत, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं जी। मेरी तरफ से सलाम कीजिए मेमन साहब को जी। सलाम अलैकुम सही। डॉक्टर साहब, खैरियत। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, इस्तेहकाम की बात करते हैं जब पाकिस्तान में सियासी मुआशी इस्तेहकाम की, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके ऊपर? मिसल देखिए, बात बुनियादी तौर पर ये है कि मुल्क वो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जहाँ पे एक मुस्तनद सियासी निज़ाम हो। दुनिया जो है इस वक्त मुख्तलिफ आप मुल्कों में जाएं तो जमहूरियत भी है, बादशाहत भी है, इमारात भी हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी हैं, फ्रेंच सिस्टम भी है, अमेरिकन सिस्टम भी है, जर्मन सिस्टम भी है। हर मुल्क के अंदर अपनी उसके मुताबिक एक मुस्तहकम सिस्टम्स हैं जो चल रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल है, रशिया के अंदर एक आप नीम डिक्टेटरशिप कह लें, लेकिन एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम है। तो मैं समझता हूँ कि सारे मुल्कों के अंदर जितने भी ममालिक हैं दुनिया के, वो कोई ना कोई अपना सिस्टम अडॉप्ट करके और आगे तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा, मुझे जो इतने अरसे के बाद जो जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ वो ये कि हम जो है ना मुख्तलिफ निज़ामों के दरमियान में पटे हुए हैं। कभी हम माशाल्लाह ले आते हैं, कभी हमने 73 का आइन बनाया, उसके बाद फिर माशाल्लाह लगा दी, फिर आइन बहाल हुआ, फिर हम एक नीम जमहूरी नीम आमराना सिस्टम में चले, फिर अब एक नया जो बकौल हुकूमती वजीरों के हाइब्रिड सिस्टम है, और अब मुझे लग रहा है कि शायद हम अगले जो आईनी तरमीम होने जा रही है तो हम एक किसी हाइब्रिड प्लस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो, और फिर जो है ना हम जब फील करते हैं कि जी अब ये अथॉरिटेरियन रूल नहीं चल रहा, तो नई एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट उठती है जिसके नतीजे में इलेक्शन होते हैं और एक नया हम नीम जमहूरी निज़ाम की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो तफरीक हो रही है गुज़िश्ता 70-75 साल के अंदर जब से पाकिस्तान बना है, उसने हमें इस्तेहकाम को मौका नहीं दिया, इसलिए कि हम अपना आईनी सिस्टम मुस्तहकम नहीं कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि 73 का आइन जो है ना एक बुनियादी डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर पूरे मुल्क का कंसेंसस था, उस कंसेंसस के जरिए वो बना, और 12 वो आइन तोड़ा भी गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक रेजिलियंट आइन है जो निकल के जो फिर जो है ना दोबारा निकल के और फिर जो है ना मुल्क के ऊपर जो है ना उसकी जो छाप है वो फिर हमें नजर आती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो हम वैसिलेट कर रहे हैं एक नीम जमहूरी और एक आमराना सिस्टम के दरमियान, वो जो है ना पाकिस्तान को इससे काम नहीं बख्श रहा, और उसी सियासी निज़ाम के अंदर इससे काम की होने की वजह से हम किसी भी सूरत में एक मौशी इससे काम की तरफ नहीं जा पा रहे, क्योंकि कंसिस्टेंट पॉलिसीज
मुआशी पॉलिसीज हम नहीं अडॉप्ट कर पा रहे, और मुख्तलिफ वक्तों के अंदर जो है ना मुख्तलिफ जो हमारे जो हुकूमतें आई या जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स आए वो किसी एक चीज पे मुत्तफिक नहीं हो सके, और जो बार बार की जो तब्दीलियां हैं उसने फिर जो हकीकतन हमारे जमहूरी हमारी सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ जो हमारा मुआशी मसला है वो अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं कि IMF के प्रोग्राम के तहत हमें एक स्टेबिलिटी जरूर मिली है, लेकिन ये कि कोई कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी नहीं है। इससे कि आज भी हम अगर दावा करते हैं कि हम $14 अरब के हमारे पास रिजर्व्स हैं, वो सारे के सारे जो मुख्तलिफ ममालिक ने हमें हमारे पास रिजर्व्स अपने रखवाए हुए हैं या जो डिपॉजिट रखवाए हुए हैं उसके मरहून मिन्नत हैं। हमारी ग्रोथ जो है ना नहीं हो पा रही, हमारा जो हमारी पॉवर्टी लेवल्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 10 करोड़ लोग जो हैं वो खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और वो लोग हैं जो $4 डे गुर्बत की जो हमने पैमाना बनाया है वो $4 पर डे के हिसाब से बनाया है, यानी ये कि 1200 रुपए दिन के। तो अगर 1200 रुपए दिन के इस वक्त आज की जो सूरत हाल है, जो किराए हैं, जो हमारी खुराक की जो कीमतें हैं, मुख्तलिफ अजनास की जो कीमतें हैं, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, अपना हेल्थ है, उस सारे अमल को अगर हम देखें तो कोई शख्स 1200 रुपए में मीर साहब गुजारा नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पॉवर्टी लेवल को हम इससे बढ़ा भी दें तब भी जो है ना बेतहाशा लोग जो है ना खते गुर्बत से नीचे जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये तफरीक बढ़ने का इम्कान है, कम होने का इम्कान नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम अपने अवाम नास के लिए जो है ना एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम नहीं देते जो कि अवाम के जो गरीब हैं, जो कि मिडिल क्लास हैं, जो कि मिडिल क्लास जो तेजी से अब एरोड होती चली जा रही है, जब तक हम उनके लिए कोई पॉलिसीज वजह नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला जो है ना वो बिगड़े रहेंगे, कोई बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। तो सर टेलीफोन लाइन पे रहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, डॉक्टर खलील मेमन साहब, सिस्टम होना चाहिए जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, जहां सिस्टम होता है तो वहां एक अवाम को रिलीफ भी मिलता है, गुड गवर्नेंस भी होती है, क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली डॉक्टर साहब अब्बासी साहब ने जिस तरीके से जिस चीज़ों को इंडिकेट किया है, डेफिनेटली देखो ना, पाकिस्तान में पहले एक अच्छा मिडिल क्लास था, लेकिन डाउन द रोड वो मिडिल क्लास बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब या तो अपर क्लास है या लोअर क्लास है। लोअर क्लास इतना सुकड़ गया है और मिडिल क्लास इतना सुकड़ गया है कि उसकी वो बिल्कुल अब अपर मिडिल क्लास तो रहा नहीं, लोअर मिडिल क्लास है वो भी बिल्कुल डाउन है, और लोअर क्लास है, और बीच में बिल्कुल बिग गैप है। दूसरा ये इन्फ्लेशन जो महंगाई है ना, ये कोई पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये दुनिया में इन्फ्लेशन है। अमेरिका में आप देखें ना, अमेरिका में जो हम $10 की चीज़ लेते थे अब $15 की मिलती। पहले अमेरिका में जो हम गैस गैलन भराते थे $2 का, $3 का, अब $5 का। लेकिन वहाँ बाइंग पावर है, यहाँ लोगों में बाइंग पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से आपकी इन्फ्लेशन हो रही है, जिस तरीके से महंगाई हो रही है, उस तरीके से लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, उस तरीके से लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। अब अगर आप जाएं हेल्थ केयर सिस्टम में अगर जाएं, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम सिंध का मैं कहता हूं अभी भी हाँ कि बेहतर हुआ। NICD हुआ, आपका SIUT हुआ, आपका भी चाइल्ड न्याय जो उन्होंने किया है वो साइबर नाइफ हो, अच्छी हॉस्पिटल्स आपने बनाई हैं। चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम में अभी नया जो इन्होंने इनकलाब ला रहे हैं कि न्यू नेटल और चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाया हुआ, जो उसका सेम नेटवर्क होगा जिस तरीके से NICD का। तो बच्चे जो यहाँ पे डायरिया में मर जाते थे, बच्चे जो यहाँ पे बिलो 5 जो जिनकी मोर्टलिटी रेट इतना बड़ा हुआ था कि आप सोच नहीं सकते, तो अब माशाल्लाह। और दूसरी जो है मेल न्यूट्रिशन इतनी हमारे यहाँ के लोग, गुर्बत इतनी है ना, लोगों को, बच्चों को वो न खिला सकते हैं, न उनकी टेक केयर कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। तो मेल न्यूट्रिट होगा, जब मेल न्यूट्रिशन होगी तो उनका ब्रेन सुकड़ता जाता है। जब ब्रेन सुकड़ता है तो उनकी जो डेवलपमेंट होती है ना, वो मेंटल लेवल, वो IQ वो उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की होनी चाहिए।
तो ब्रेक का टाइम हो गया है। डॉक्टर साहब आप भी टेलीफोन लाइन पे रहें, ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब, जो हेल्थ का आप बता रहे हैं, वैसे तो हेल्थ अमेरिका के अंदर तो बहुत सर हेल्थ वहाँ देखो ना, वहाँ देखो यहाँ हेल्थ जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेरिका की हेल्थ जो है ना वो डिफरेंट सिस्टम में जाती है। वहाँ पे हेल्थ प्राइवेटाइज है और वहाँ पे इंश्योरेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस का डोमिनेंट रोल है। लेकिन गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं है तो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस आपको दी जाती है। अगर आप अबो 65 हैं तो गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस देती है कि आप उस तरीके से, और सारा वहाँ पे इंश्योरेंस सिस्टम पे। लेकिन यहाँ पे देखो ना, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिस्टम है, लेकिन हेल्थ केयर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन स्टिल नीड इम्प्रूवमेंट। रूरल हेल्थ में जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना बिल्कुल तबाह हुआ। बड़े शहरों में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं हेल्थ वाले, लेकिन स्टिल नीड टू बी फोकस ऑन द रूरल हेल्थ केयर सिस्टम। रूरल हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना हमारा तबाह हो गया। डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डॉक्टर खुद जो है ना हॉस्पिटल्स में नहीं जाते, क्लिनिक्स में नहीं जाते। सारा हमारा जो बेचारे गरीब जो। डॉक्टर साहब आपका सक्खर में भी एक हॉस्पिटल है? हाँ, मैंने सक्खर में एक ब्लड बैंक बनाया है जिसके तहत हम लोग फ्री ऑफ कास्ट हम ब्लड सप्लाई करते। मेरे 7 ब्लड बैंक हैं और ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, और सिंध गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट जॉब। छोटी छोटी चीज़ें हेल्थ डिपार्टमेंट में उन्होंने की हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा काम करना चाहिए। जहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, तालुका हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, टीचिंग हॉस्पिटल ठीक है इम्प्रूव्ड हैं बहुत सारी, लेकिन अभी भी और ज़्यादा काम करना चाहिए। सर अमेरिका के अंदर तो आपको पता है एक पूरा मिडिल क्लास होता है। अब गवर्नमेंट भी आपको पता है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी। हमारे यहाँ मिडिल क्लास तो आपको पता है ही नहीं। यही तो मसला है ना, यहाँ पे मिडिल क्लास सुकड़ गया है, बिल्कुल नैरो हो गया है मिडिल क्लास। या तो अपर क्लास है या लोअर क्लास है। जैसे अब्बासी साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है यहाँ पे, जिनके पास 1200-1500 रुपया दे के आप किस तरीके से अपने 4 बच्चों 5 बच्चों के साथ, इलेक्ट्रिक आपकी इतनी महंगी, आपकी इन्फ्लेशन इतनी बड़ी हुई है, आपकी हर चीज़ महंगी हुई है, आप किस तरीके से अफोर्ड कर सकेंगे? किस तरीके से आप अपने हाउस होल्ड को मैनेज कर पाएंगे इन 1200-1500 में? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सही। डॉक्टर सफदर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह गवर्नेंस है, इंस्टीट्यूशंस हैं, डिलीवरेंस है आपके सामने, उसी के साथ अगर डॉक्टर साहब हमेशा हम डिस्कस करते आते हैं, आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि जहां एक गवर्नमेंट होती है उसके सामने एक मजबूत अपोजिशन होती है, जो मजबूत अपोजिशन न असेंबली के अंदर है न बाहर है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले मैं मिस्टर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं हेल्थ सेक्टर के हवाले से। सही। मैं सिर्फ उसमें इतना कहना चाहूंगा कि इसमें यकीनन कोई शक नहीं कि SIUT या NICVD या जो हमारे PPHI के तहत जो भी हॉस्पिटल्स बने या सेंटर्स बने हैं वो यकीनन एक यानी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन मेरी नजर में ये काफी नहीं है, बिकॉज ये बहुत कम लोगों तक ये सारी फैसिलिटीज पहुंच रही हैं। असल मसला जो अभी डॉक्टर साहब ने फिर आखिर में जिक्र किया वो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो तालुका हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, वो बिल्कुल बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनकी तो बिल्डिंगें भी जो है ना शायद जो है टूट फूट गई हैं। जो भुट्टो साहब के टाइम में एक बहुत बड़ा एक जाल बिछाया गया था, वो आहिस्ते आहिस्ते कमजोर होते होते अब वहाँ कोई कंपाउंडर भी गालबन नहीं बैठता। डॉक्टर की तो बड़ी बात है, कोई कंपाउंडर भी शायद जहाँ पे बैठने के लिए नहीं जाता। वो बिल्डिंग ही कोलैप्स हो गई है सारी की सारी, और वो उताके किस्म की बन गई हैं। इस तरह का आप देखें तालुका हॉस्पिटल जो हमारी, और वो एक बेसिक मेरे ख्याल में जो किसी भी मरीज के लिए बेसिक जो केयर है, किसी गरीब आदमी के लिए जो एक आम शहरी है उसके लिए वो तालुका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, खासतौर पे इंटीरियर के अंदर। और मैं समझता हूँ कि ज्यादा हम बात सिंध के हवाले से हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आज आपकी तालुका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है।
आप इससे बल्कि टीचिंग हॉस्पिटल में भी यकीन अगर आप देखें तो अगर आप आज चाणका में हॉस्पिटल में जिस तरह से मेरा भी उससे ताल्लुक रहा और डॉक्टर साहब का भी ताल्लुक रहा है, अब चाणका हॉस्पिटल में भी अगर आप देखें फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है किसी भी सूरत में। वहाँ पे जो वार्ड्स है, जो उनकी वार्ड्स की हालत है, जो उनके सफाई का लेवल है, जो वहाँ पे यकीनन डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये किसी भी तौर पे हम उनको एक क्वालिटी हॉस्पिटल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे तहसील हॉस्पिटल्स हैं, उनको हम कोई क्वालिटी हॉस्पिटल नहीं कह सकते कि जहाँ पे कोई मरीज पहुंचे तो उसको कोई बेसिक इलाज मिले या उनको कम से कम इतना इलाज मिले कि वो कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंच सके। वहाँ पे जो भी पहुंचता उसको सिर्फ जो चिट दे कह दिया जाता है कि आप यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप चाणका चले जाएं, या फिर चाणका में पहुंचते तो वहाँ ये कहा जाता है कि जी आप तो कराची जाएं या आप हैदराबाद जाएं। तो हमारा जो सिस्टम है, जो बेसिकली एक आम आदमी को तक जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल डायलिपिटेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। इस तरह एजुकेशन देखें सारे के सारे प्राइवेट स्कूल्स पे चलेंगे और प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस है वो कौन अफोर्ड कर सकता है। मतलब एक आम आदमी जिसको आप पॉवर्टी लेवल के नीचे कहते हैं, जो 10 करोड़ लोग हमारे पॉवर्टी लेवल के नीचे हैं, क्या वो किसी प्राइवेट स्कूल में, छोटा प्राइवेट स्कूल भी हो, उसको अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन? जो आपके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आप अगर रूरल एरिया में चले जाएं तो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते बच्चे, न कोई टीचर पहुंचता है। बावजूद आपकी जो आपने बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, मतलब बहुत कम जगह पे जो है ना टीचर्स पहुंचते हैं, बहुत कम जगह पे स्टूडेंट्स के पास बैठने की जगह होती है, पढ़ाई के लिए कोई किताबें होती हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी की सारी इस पर जो है ना जो अवामिल है, क्रिटिसाइज कोई जाती किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म के बगैर जो है मैं समझता हूँ वहाँ बिल्कुल टोटल हमारा एजुकेशन, हमारा हेल्थ का निज़ाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ सिंध के अंदर, हर जगह पे जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के कोलैप्स हो चुका है। लेकिन जिस आपने जो सवाल पूछा उसमें यकीन मैं बिल्कुल आपको समझता हूँ, जिससे पॉलिटिकल सिस्टम्स मुनज़्ज़म हो गए हैं असल में। मतलब एक अपोजिशन और गवर्नमेंट की मैं क्या बात करूँ, आपको यकीनन आप बिल्कुल सही बात कहते हैं कि ये अपोजिशन ही जो है ना कोई एहतसाब करती है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इसमें कोई अपोजिशन जिंदा रह सकती है? मतलब मेरा सवाल ये सिर्फ शहजाद से होगा कि इस इलेक्ट्रल निज़ाम के तहत जो इलेक्ट्रल निज़ाम हमें मिला है और जो 2018 और 2024 से पीछे नहीं जाता, हर इलेक्शन के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2018 और 2024 की बात कर रहा हूँ। क्या ये पॉलिटिकल निज़ाम किसी ऑपोजिशन को ऐसी ऑपोजिशन कायम करने की अवाम को इजाजत देता है जो कि इंसाफ कर सके किसी गवर्नमेंट का? नहीं, क्योंकि सारे रिट सिस्टम है, बोगस सिलेक्ट सिस्टम है। मतलब आज मैं अगर आपको एक कहूँ तो ऑपोजिशन के अंदर जीडीए जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ऑपोजिशन है सिंध के अंदर, वो आज असेंबली के अंदर नहीं है, बिकॉज हमने ये समझा कि जी इस इलेक्शन के तहत तो हम जाके कुछ कर भी नहीं सकते असेंबली के अंदर। तो इस तरीके से आप ऑपोजिशन का निज़ाम जो आपको नजर आ रहा है वो नजर इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो इदारे हैं जो कि इलेक्शन कराने वाले हैं वो किसी तौर पे जो ना ऑपोजिशन को कबूल नहीं करे। उन्होंने तो यानी हर सूरत में करके 2/3 निज़ाम, यानी एक वो गवर्नमेंट या वो पार्टी जिसके पास जो आम फहम में लोग बात करते हैं कि उन पर 17 सीटें भी नहीं थी, वो आज 2/3 मेजोरिटी की तरफ पहुंच चुकी है। तो इस निज़ाम के तहत क्या ऑपोजिशन करेंगे? अगर आप सिंध में देखें तो दोनों पार्टियां ऑपोजिशन की फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तो ऑपोजिशन कहां से बचेगी? ऑपोजिशन का तो आपने इलेक्टोरल प्रोसेस के नतीजे में मुनज़्ज़म करके रख दिया है, तो इसको क्या हम इस वक्त गिला दें? मेरी नजर में जैसे आपको मैंने कहा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं अगर डिसएग्री करूं, क्योंकि पॉलिटिक्स से करंट अफेयर्स का मेरा सब्जेक्ट है, मेरी स्पेशलाइजेशन है इसमें, अगर थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूं, इसी निजाम के तहत पीपल्स पार्टी ने भी अपोजिशन की है इमरान खान की, इसी निजाम के तहत नून लीग ने भी अपोजिशन की आपके सामने। नहीं, मैं माफी चाहता हूं, जो भी इलेक्शन हुए हैं वो अब मैं किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहूंगा कि किसी भी तौर पे कोई फेयर इलेक्शन प्रोसेस नहीं था। भाई आप सिंध में गवर्नमेंट में बैठे, ऊपर आप ऑपोजिशन करें, ये कौन सी भाई ऑपोजिशन हुई? सुबह आपके पास है, उधर से बैठ के आप ऑपोजिशन कर रहे हैं और उधर से बैठ के, ये कौन सी ऑपोजिशन हुई? ऑपोजिशन तो वो है जो पीपल्स पार्टी ने की 97 में, जो पीपल्स पार्टी ने की अपने 90 के अंदर, जो पीपल्स पार्टी ने इससे पहले की, वो ऑपोजिशन। जब आप जो है पूरे गवर्नमेंट के डंडे के लिए, ये तो आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, आप एक जगह गवर्नमेंट एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी जगह डॉक्टर खलील साहब इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा कमेंट्स करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल, जब तक आपके पास इलेक्शन सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा, इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं आएंगे ना, तब तक आपकी जमहूरियत फूलेगी फलेगी नहीं। देखो अमेरिका में इलेक्शन सिस्टम है, वहां पे
न छुट्टी होती है। हर एक बंदा अपना सिविक सेंस, वोट जो है ना वो आपकी ताकत है। वोट अवाम की ताकत है, इंसान की ताकत है कि आप वोट देते हैं किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तो वोट अवाम को पता ही नहीं है ना उसके वोट की ताकत क्या है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसकी सिविक्स ड्यूटी क्या है। तो यहाँ तो देखो दुनिया 20-21 सदी में अपना साइबर सिस्टम का वो है, दुनिया पता नहीं किस लेवल पे चलेगी। अभी तक हम उन पेपर के चक्रों में पड़े हुए हैं, गांव में वही, अब तक हम इलेक्टोरल सिस्टम नहीं ला सके। सही। तभी शफाफियत तब होगी ना। ये जो आज हमारे दोस्त सफदर साहब ने भी कहा कि जी इलेक्शन सही नहीं होती, इलेक्शन रिग होती है, जब तक आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं आएगा इलेक्शन का और इलेक्ट्रल वोट देने का, और लोगों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करेंगे, सिविक ड्यूटी नहीं फील करेंगे कि भाई मेरी ये सिविक ड्यूटी है कि मैं जाके वोट दूं। वहाँ अमेरिका में आप हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता कि आप इस पार्टी को दें या उस पार्टी को वोट दें। दो पार्टियां, डेमोक्रेट पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी, हम खुद चूज करते हैं कि भाई किसको। जरूरी नहीं हम कभी सेनेटर अगर रिपब्लिकन को देंगे तो कांग्रेस में हम कभी डेमोक्रेट को भी देते। अगर मेरी एफिलिएशन या मेरी सिंपथी या मेरा माइंड अगर डेमोक्रेट के साथ है तो मैं अगर देखूंगा डेमोक्रेट वो बंदा काम नहीं करता तो मैं रिपब्लिकन को भी दूंगा। ये तो नहीं है कि मैं फिक्स दूं कि मुझे पार्टी में चाहे वो अच्छा बंदा हो बुरा बंदा, मुझे उस पार्टी को वोट देना है। नॉट एट ऑल। सही। डॉक्टर साहब, रिफॉर्म्स, डॉक्टर साहब ने जो है ना उस पे हाथ रखा है, उसी नब्ज पे आपको पता है कि रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप भी डिस्कस करते आए कई दफा मेरे टॉक शो के अंदर के रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? प्रॉब्लम तो बेसिकली बात जो है जिस पे डॉक्टर साहब ने भी एग्री किया मेरे साथ, वो ये है कि जी हमने सिस्टम देना क्या है इस मुल्क को। भाई आपने अगर कोई बादशाह क्रिएट करनी है तो कंसेंसस बनाया ना बादशाह का, क्यों नहीं बनाते? मतलब जबरदस्ती डंडा उठा के तो कंसेंसस नहीं बन सकता ना। अगर कोई बादशाह मुल्क में लानी है और कोई जो है ना हमने ऑथोरिटेरियन सिस्टम कायम करना है तो उसके लिए भी तो कंसेंसस होना चाहिए ना, लोगों को एक्सेप्ट करें उसको। लोग डंडे से तो नहीं होगा। या अगर हमने 73 के आइन के, जिसकी एक लंबी लड़ाई है इस मुल्क के अंदर, आइन की बहाली और आइन की सुप्रीमेसी के लिए, तो उस लड़ाई के अंदर तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस पीछे चले जा रहे हैं। पॉलिटिकल वर्कर आज मैं नहीं समझता कि उससे वो जान बची है कि वो जाके उस लड़ाई में लड़े। मतलब आज से पहले जो हमारी पॉलिटिकल बैटल्स रही हैं, ठीक है, इस मुल्क के अंदर माशाल्लाह भी रहे, इस मुल्क के अंदर अथॉरिटेरियन सिस्टम भी रहे, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स ने मुकाबला किया उसका। लेकिन आज तो मैं महसूस करता हूँ कि एक पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो चुकी है, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस हो चुके हैं। मतलब कोई सियासतदान जो है ना बगैर माजरत के साथ, बगैर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के वो कोई इक़दार ले सकता है ना वोट ले सकता है। और आज सियासी जमातों के अंदर जो ये विरासती सियासत आ गई तो उसके बाद तो कोई उनके अंदर कोई वो जान ही नहीं रही कि जी वो इस किस्म के जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम है उसका मुकाबला कर सके। तो एक बहुत बड़ी डिटेरियोरेशन है, न सिर्फ मुआशरे के अंदर बल्कि इंस्टीट्यूशन। डॉक्टर साहब ये आप ये जो विरासत की सियासत है इसके आप हक में हैं, खिलाफ हैं? डॉक्टर साहब, मैं खिलाफ हूँ जी। विरासत की सियासत तो हमें कहीं के नहीं बनते। आज जो डेमोक्रेटिक पार्टी या सर मैं सवाल कर लूं डॉक्टर साहब, आज आप इस विरासत की सियासत के खिलाफ हैं। जब बीबी साहिबा के साथ, शहीद के साथ थे तो उस टाइम तो विरासत की सियासत के हक में थे। आई एम सॉरी मीर साहब, बीबी ने अपनी जद्दोजहद से, अपनी इंटेलेक्ट से, अपनी जो पॉलिटिक्स थी उसे उन्होंने सियासी क़यादत को मनवाया। ये नहीं था कि लेकिन विरासत की सियासत तो थी ना। प्लीज मेरी बात सुन लें कि उसने भुट्टो की बेटी थी इसलिए वो लीड कर रही थी। नहीं, बेनजीर साहबा ने प्रूव किया कि वो उस कुर्सी के काबिल है जो भुट्टो साहब छोड़ के गए थे। मादर के साथ बाकी जो भी है जो विरासती है वो नहीं प्रूव कर सकी। सर टेलीफोन लाइन पे रहे, मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा डॉक्टर साहब, लेगेसी की सियासत, जॉन एफ कैनेडी का पूरा खानदान सियासत, बिल्कुल बुश फैमिली आपके सामने है। हाँ। पूरी दुनिया के अंदर लेगेसी की सियासत कोई गलत नहीं है। हाँ। अगर मेरिट पे हो, डिलीवरेंस पे हो, परफॉर्मेंस के ऊपर हो, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो ये हर जगह पे होता है। वहां भी हमारे यहाँ भी सेनेटर 15-15 साल से सेनेटर रहते हैं, काम करते हैं, लोगों के काम करते हैं, लेगेसी होती है।
अगर बुश फैमिली को अगर आप देखें, बुश का बाप जूनियर बुश था, सीनियर बुश था, उसका भाई गवर्नर था फ्लोरिडा का, सारी फैमिली सियासत में थी। उसके बाद अगर कैनेडी फैमिली को देखें, कैनेडी था प्रेसिडेंट, उसके बाद उसके भाई सेनेटर्स, ये वो तो है। लेकिन मसला ये है ना कि लेगेसी होनी चाहिए, लेकिन मेरिट के ऊपर आप काम करें। और ये नहीं है कि अगर आप एक के बेटे हैं तो आपको पार्टी, देखो ये पार्टी डिसीजंस होते हैं, पार्टी किस तरीके से उस सियासत को अपने आप अवाम में ले जाती है। यहाँ तो यही है ना कि मेरा बाप अगर सियासतदान है तो चाहे बेटा वो क्वालिफाई करे न करे, उसको सियासत में आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वहाँ ऐसे नहीं है। वहाँ तो ये है कि भाई अगर आप, ओबामा था, ओबामा ने देखो कहाँ से निकल के कहाँ ले गया अपने आप को, और आज उसके खानदान का कोई नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे भी नहीं है। हाँ, बाइडन आपके सामने, बाइडन आपके सामने, एक टर्म उसको मिली, दूसरी नहीं मिली, नहीं मिली। तो ये तो नहीं है ना कि आप उसकी, अब देखो ना वहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कांग्रेस है और सेनेट है। अगर कोई सेनेटर और कोई अच्छा बिल होगा सपोर्ट करेंगे, अच्छा बिल नहीं होगा, वो आपके फायदे में नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ तो ये है ना कि आप पार्टी लाइन को, चाहे गलत काम हो या सही काम हो, आपको पार्टी लाइन को जाना है, लेगेसी रखनी है आपने। वो अब 15 साल से आप देखें सिंध में, 12-13 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। आप देखिए चौथा दौर है। चौथा, स्कूल सिस्टम, जैसे अपना डॉक्टर सफदर ने कहा कि स्कूल सिस्टम आप यहाँ देखें, देखो वहाँ भी प्राइवेट 10% स्कूल है, 90% पब्लिक स्कूल है। और जिस तरीके से पब्लिक स्कूल में एजुकेशन दी जाती है, आप सोच नहीं सकते। एक हर टाउन का, हर सिटी का अपना एक बोर्ड होता है, स्कूल बोर्ड होता है, जो उस स्कूल सिस्टम को मैनेज करता है। और सारी आपकी जो आप टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स का आपके स्कूल में, अपना फायर ब्रिगेड पे और पुलिस पे, और आपकी अपना जो वो होती है कॉरपोरेशन जो होती है टाउन की, उस पे आपका परसेंटेज जाता है। सही। तब जाके स्कूल सिस्टम आपको, स्कूल वहाँ पे स्कूल में लंच आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको ट्रांसपोर्ट दी जाएगी, आपको हर चीज़ दे। यहाँ तो देखो माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं सरदार शाह, 12 साल से 10 साल से मिनिस्टर स्कूल बैठे हुए हैं। स्कूलों का हाल देखें जाके आप। बड़ी मेहरबानी। 2 डॉक्टर मेरे शो में, एक टेलीफोन लाइन पे, एक स्टूडियो में, और आपकी बड़ी मेहरबानी। रिफॉर्म्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। लोग वोट दें, इशू के बुनियाद पे वोट दें। ये नहीं है कि आप किसी को पसंद करें तो आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखें, आप उसकी कुर्बानी को देखें और आप उसकी परफॉर्मेंस को नहीं देखें, फिर हालात बेहतर नहीं होंगे। जमहूरियत में जिसको वोट पड़ता है वही हुकूमत करते हैं। इसी के साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।